बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान के हवाले से। और ईरान का धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से अपना कंट्रोल खत्म होता जा रहा है और ईरान वो ताकत अब नहीं रखता मिडिल ईस्ट के अंदर जो पहले रखता था। इसे आप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की बात के असरात समझ लें या कुछ और समझ लें, बहरहाल ईरान अपना फुटप्रिंट लूज करता जा रहा है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में से। आइए एक एक कंट्री को मिलकर डिस्कस करते हैं कि ईरान के साथ वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आते हैं इराक के अंदर। इराक की जो पिछली गवर्नमेंट थी वो काफी ज्यादा प्रो ईरान हुआ करती थी, मतलब ईरान की उंगलियों पर ही नाचा करती थी। हालांकि उस पिछली गवर्नमेंट की कमजोरियां ये थी कि उसके ऊपर आईएसआईएस ने हमला कर दिया था और उसको ईरान से ज्यादा असला चाहिए था, हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन चाहिए थे ताकि वो आईएसआईएस को टैकल कर ले। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है ईरान के अंदर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसने आईएसआईएस के खतरे को भी खत्म कर दिया है। अब इस गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप ये किया है कि जैसे आईएसआईएस खत्म हो चुकी है, दूसरी ईरानियन बैक्ड मिलिशिया जो इराक के अंदर मौजूद है उनका भी सफाया कर दिया जाए। अब जैसे यही गवर्नमेंट ईरानियन बैक्ड मिलिशिया का सफाया कर देगी, उसके बाद जो इराक के परली तरफ वाला हिस्सा है जिसके ऊपर कुर्दों ने एक आजाद रियासत बना के रखी हुई है जहाँ पर कुर्द बसते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर इलाका है। वहाँ पर मतलब आप समझेंगे कि न्यूयॉर्क में आकर आप बैठ गए। वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह, घर, सारा का सारा पोर्श इलाका है और बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर। सो इराक का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वहाँ से उन कुर्दों को भी सफाया कर दिया जाए। इसमें इराक और तुर्की मिलकर काम करेंगे। और फिर थर्ड स्टेप इराक का ये होगा कि तुर्की ने जितने इराक के हिस्से पे कब्जा किया हुआ है उससे भी तुर्की का सफाया कर दिया जाए और इराक को एक मजबूत रियासत बना दी जाए। लेकिन ये जो जंग कर रहे हैं इराक वाले ईरानियन के खिलाफ, और ये ईरानियन की मिलिशिया को बहुत जल्दी डिफीट कर देंगे और ईरानियन को भी ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये प्रॉक्सीज के थ्रू दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो ईरान को लगा है वो लगा है बशार अल असद से। बशार अल असद ने भी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर को निकाल बाहर फेंका है सीरिया से। बशार अल असद ने भी अब कहा है कि भाई निकलो, जंग वंग खत्म हो गई, अब हम अपना मुल्क बनाएंगे, आप निकलो। सो बशार अल असद ने भी इन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दिए, जो लड़ना था सो लड़ लिया, अब जाओ। और बशार अल असद ने यूएई और सऊदीया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना शुरू कर दिए। बशार अल असद अब इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने आंखें दिखाना शुरू कर दिए तुर्की को, और तुर्की को कहा है कि ये जो इलाकों में तुमने कब्जा किया हुआ है सीरिया के, ये भी साफ करना शुरू कर दो। आईएसआईएस का भी सफाया हो चुका है और इसके बाद रशिया ने भी प्रॉमिस किया है कि पूरी की पूरी नई आर्मी खड़ी कर देंगे बशार अल असद के लिए। हालांकि मैं बशार अल असद का कोई ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन आप देखें धीरे धीरे जैसे मुल्क अपनी ताकत गेन करते जा रहे हैं, छोटी मोटी मिलिशियाज या मिलिशियाज के लीडर जो ईरानियन बैक्ड थे उन सबका सफाया करते जा रहे हैं। ये हमारे साथ भी हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान कमजोर हुआ था तो कराची में एमक्यूएम आकर बैठ गई थी और हुकूमत पूरी की पूरी एमक्यूएम के सामने झुका करती थी। लेकिन जैसे जैसे रियासत ने ताकत बढ़ाना शुरू कर दी, एमक्यूएम वगैरह ये छोटे मोटे जो ग्रुप्स थे इन सबका सफाया कर दिया गया। सो इसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी यही हो रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो हुई है लेबनान के अंदर। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है और हिजबुल्लाह के ऊपर भी अब गिरफ्त जारी है। और लेबनान की गवर्नमेंट ने इसराइल की गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ से हिजबुल्लाह का सफाया करना शुरू कर दिया है। इससे यही होगा कि वहां पर ईरानियन बैक्ड जो मिलिशियाज है इनका सफाया हो जाएगा। वेस्ट बैंक में तो ईरानियन बैक्ड मिलिशिया है ही नहीं, जॉर्डन में भी नहीं है। बाकी जो छोटा मोटा हिस्सा बच जाता है वो बच जाता है आपका गाजा स्ट्रिप में। अब गाजा वालों को भी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत इनको ईरानियों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। इजिप्शियन में भी जो ईरान का असल रसूख था वो भी कम हो चुका है। अब यमन में जितना असल रसूख था ईरान का और उनके हूथी बागियों के साथ जो ताल्लुकात थे, हूथियों ने समझा कि हम अब सऊदी अरब कमजोर हो चुका है, हम अब मेजर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। जो उन्होंने सना से निकलकर मारिब के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनमें उनकी काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है और मारिब को वो कैप्चर नहीं कर पाए हूथी बागी, जिससे यही साबित होता है कि हूथियों की भी ताकत कम होती जा रही है और हूथी भी देर या सवेर सरेंडर एग्रीमेंट साइन ही कर देंगे। और यहाँ से अफगानिस्तान ने भी ईरान को काफी ज्यादा आंखें दिखाई है। इस पे मैं कोट करूंगा, अफगानिस्तान के एक पुराने लीडर थे गुलबदीन हिकमतयार, उसने काफी ज्यादा सख्त बयानात दिए ईरान के हवाले से। सो ईरान को यहाँ पर भी सिग्नल नो दिख रहा है। सो ईरानियन इकोनॉमी भी क्रंच करती जा रही है, जो ब्लैक मार्केट थी वो भी खत्म होती जा रही है। और जो आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में उसने अपने आप को आर्मेनिया से अटैच करने की कोशिश की, वहाँ पर अजरबैजान ने भी से आंखें दिखा दी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली ईरान पूरा का पूरा ग्राउंड लूज करता जा रहा है और ईरानियन के अंदर ये काफी ज्यादा रियलाइजेशन है कि हम वो चीज नहीं हासिल कर पाए जो हमें चाहिए थी। अब ईरानियन अपने अंदर ही देखने की कोशिश करे कि हमें क्या करना चाहिए। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए और ईरानियन ब्लैक इकोनॉमी जो इराक के ऑयल पे चलती थी, जो सीरियन ऑयल के ऊपर चलती थी, जो जहां वहां से पैसे इकट्ठे करके चलती थी, वो सारी की सारी खत्म होती जा रही है। सो अब ईरान वही कर रहा है जो इस हालत में करते हैं, वो सारा का सारा ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करे वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, कि वहां से कुछ ना
कुछ पाबंदियां हटाई जाए और फिर हम यहाँ से कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन हासिल कर ले। लेकिन अमेरिका भी ये सारी की सारी सिचुएशन गौर से देख रहा है और इन्होंने अब अमेरिकियों ने भी अपने आप को बैकफुट पे कर दिया है और काफी ज्यादा सख्त कंडीशन नाफिज कर दी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो भूल ही जाए, अब ईरान के ऊपर ये कंडीशंस लगा दी गई हैं कि आप अपने आप को थोड़ा खोले, थोड़ा लिबरलाइज करें और अपने अंदर ये जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम है ये खत्म करें। आप सबको बता दूं एक अच्छा सा फैक्ट है कि सारे के सारे जितने भी एक मुसलमान होते हैं ना, वो मेजोरिटी ईरान से आ रही होती है। ईरान के अंदर जो रजीम है उससे तंग आकर वो सारे के सारे इस्लाम ही छोड़कर जा रहे हैं। सो इस वक्त जो भी ईरानियन रजीम है वो थोड़ी सी वो अपने आप को ज्यादा घेराव में महसूस करिए। हालांकि जो ईरानियन रजीम ने इसने बड़ा एक अजीब सा खेल खेला था। इसने शियाइज्म यानी शिया मसले को पॉलिटिकली मकासद के लिए वेपनाइज कर दिया था। ये बहुत गलत था। अब इसके काउंटर में सऊदी अरब वालों ने भी अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया था और उसको वेपनाइज कर दिया था। हालांकि इन दोनों के टसल में ये सारे के सारे छोटे मुल्क पिस गए थे। अब सारे के सारे छोटे ममालिक ने ये रियलाइज कर लिया ना हम ईरान के साथ है ना हम सऊदी के साथ है। कोई भी इन दोनों में से किसी के पास नहीं जाना चाहता। वो अपनी इंडिपेंडेंट के ऊपर रिलाई करना चाहते, अपनी आर्मीज बिल्ड करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट करते जा रहे हैं इन सारे के सारे ढकोसलों से। ये सारी की सारी सिचुएशन आपने देख ली होगी ईरान के हवाले से। अब आते हैं ईरानियंस के पास ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन कि अमेरिका इनको कोई रिलीफ दे। मुझे लगता है अमेरिका इनको थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश करेगा क्योंकि ईरानियन काफी ज्यादा घेरे में है और फिर ईरान को अमेरिका बचाना भी चाहता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान खत्म हो जाए। वो चाहता है कि ईरान के अंदर जो शिया मसले को उन्होंने पॉलिटिसाइज किया है या वेपनाइज किया है ये बाकी रहे। इससे पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर एक रिफ्ट रहे ताकि मुसलमान कभी भी यूनाइट ना हो सके। सो अमेरिका यहाँ पर इनको कोई ना कोई मेजर पीस डील देगा और इन्हें कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली बूस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ईरानियंस फिर से अपनी वेपनाइजेशन की पॉलिसी या दूसरी प्रॉक्सीज की पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ईरानियन ने भी अब ये देख लिया है कि प्रॉक्सीज की पॉलिसी से कुछ हासिल नहीं होता। हमने भी देख लिया है, ईरानियन ने भी देख लिया है, सऊदी अरब वालों ने भी देख लिया है। सो ईरानियन अब कोशिश करनी चाहिए ईरान को कि इस प्रॉक्सीज की पॉलिसी से खुद को स्टेप बाय स्टेप दूर करते जाए और स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात कायम किए जाए। स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात में इराक बहुत ज्यादा अमीर होने वाला है अब, इसीलिए ईरान को थोड़ा बहुत पैसा भी अब इराक ही दे सकता है अगर उनको अपनी गवर्नमेंट चलानी है तो। सीरियंस भी वापस अपनी जगह पर आते जा रहे हैं तो सीरियंस भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। अब इन सारी सिचुएशन में अब सीरियंस के वापस आने से ये होगा कि जो इसराइल खुद को अपना अंदर एक अच्छा खासा ताकतवर मुल्क समझ रहा था वो इसराइल का असल रसूख अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसराइल ज्यादा से ज्यादा मिसाइल लॉन्च कर रहा है सीरिया के ऊपर कि ये खड़ा ना हो सके, ये खड़ा ना हो सके, या किसी ना किसी तरह से अमेरिकन और उसके अलाई चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में एक और आग लग जाए जिससे ये सारा का सारा सिस्टम फिर से तितर बितर हो जाए। अब ईरानियन अपने आप को यहाँ से प्रॉक्सीज के निकालने की कोशिश करे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी सोचने की बात है। वो पॉइंट ये है कि ईरान इतनी ताकतवर हुआ क्यों था कि इन सारे के सारे मुल्कों को जीत गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सऊदी अरब ने इन सब मुल्कों के ऊपर हमला कर दिया था। सऊदी चाहता था कि हमारे कहने के ऊपर ये मुल्क चले, ये गलत पॉलिसी है। सऊदी ये भी चाहता था कि पाकिस्तान हमारे कहने के ऊपर चले, ये भी एक गलत पॉलिसी है, ये भी फेल हो चुकी थी। सो अगर सऊदी अरब इनके ऊपर वो असल रसूख ना डालता और अमेरिकन इराक के ऊपर हमला ना करते तो ईरान कभी भी इतना ना फैलता। लेकिन धीरे धीरे ईरान ने अपना सब कुछ वहां पर गवा दिया है। अब ये जैसे ही स्टेट अपने आप में खड़े होते जाएंगे अब ये खतरा बनेंगे इसराइल के लिए। और इसराइल ने ये जो अपने अंदर एक न्यूक्लियर वेपन छुपा के रखा हुआ है ना, अगर इसराइल ने ये वेपन विथड्रॉ नहीं किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फोर्स नहीं किया तो अरब भी बहुत जल्द ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे और फिर इसराइल के लिए डबल खतरा बन जाएगा। मैं कुछ इसराइली पॉलिसी मेकर्स को देख रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ईरान का देखो असल रसूख खत्म होता जा रहा है, ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये इनकी बेवकूफाना सी सोच है। ईरान जैसे जैसे हटता जाएगा इसराइल के ऊपर और दबाव बढ़ता जाएगा क्योंकि इसराइल ने पूरी दुनिया में जस्टिफिकेशन दे रखी थी कि हमें ईरान से खतरा है इसलिए हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, हमें अरबों से खतरा है इसीलिए हम उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं। जब ईरान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? फिर इनको धीरे धीरे अपने आप को इंटरनेशनल लॉ के अंडर लाना पड़ेगा, वरना अमेरिका की ऐसी ठुकाई होगी कि याद रखेगा अमेरिका स्ट्रेटेजिक बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकता पैसिफिक के बीच में और मेडिटेरियन के बीच में। ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सो अगर अमेरिका खुद को पैसिफिक के अंदर पूरी तरह से दाखिल करता है तो यहाँ पर इसराइल की बड़ी अच्छी खासी ठुकाई हो जाएगी। सो इससे सबक यही सीखा जा सकता है कि अगर सऊदी अरब इतना अग्रेसिवली अप्रोच ना करता, FSA फ्री सीरियन आर्मी ना बनाता तो ईरान का असल रसूख कभी इस खिते में ना बढ़ता, ना अमेरिका आता तो भी ये ईरान का असल रसूख ना बढ़ता, ये सारा का सारा रीजन स्टेबलाइज रहता। लेकिन अच्छी बात है देर सवेर ये रीजन अब स्टेबलाइज होना शुरू हो चुका है मिडिल ईस्ट का और ईरानियन प्रॉक्सीज अब वापस अपने घर जा रही हैं और ईरान अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश करेगा। ईरान को सोचना पड़ेगा कि
کہ اس کی یہ تمام تر پالیسیز ناکام ہو چکی ہے۔ افغان طالبان نے بڑی سخت وارننگ دے دی ہے ایران کو، اگر ایران نے کچھ بھی گڑبڑ کی تو ایران کے ساتھ بڑا برا سلوک کرے گا افغان طالبان، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور ہرات وغیرہ کے اندر یہ جو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے کافی سنگین نتائج ہوں گے ایرانیز کے لیے۔ اب جو ایران والا قصہ ہے، سعودی والا قصہ ہے، یہ سارے کے سارے مڈل ایسٹ میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مڈل ایسٹ بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔